मैं धरती माँ हूँ। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी मेरे हिस्से हैं। ये सभी मुझ पर निर्भर हैं। इस नश्वर दुनिया में केवल मैं ही चिरंतन हूँ। यह दुनिया मेरे बनाए नियमों पर चलती है। मैं सदैव गतिशील हूँ। यही कारण है कि निर्जीव वस्तु सजीव प्रतीयमान होता है और सजीव जीवन से भरपूर। मेरी अविराम कोशिशें दुनिया को पूर्णता देती हैं। सृष्टि के प्रारंभ से मैंने अपनी गोद में हर तरह के पौधों को पनपने का मौका दिया। घने जंगलों में उगने वाले पेड़ों की देखभाल मैं ही करती हूँ। पर मनुष्य आज ये क्या कर रहा है? अपना पेट भरने के लिए उसने तथाकथित बेहतर बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक कृषि उपकरणों का सहारा लिया है, लेकिन वह उनके परिणाम के बारे में अनजान है। नतीजा है पर्यावरण का विनाश और मिट्टी की घटती उर्वरता। मनुष्य खुद भी नहीं जानता कि वह विनाश की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। यह दृश्य मुझे बेहद तकलीफ देता है, तब और भी अधिक जब मैं किसान को आत्महत्या करते हुए देखती हूँ। वर्तमान जो आधुनिक प्रणाली चाष पद्धति, हमने कृषि का जो आधुनिक तरीका अपनाया है उसमें संकर बीज, अधिक सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन चीजों के लिए किसान जितनी पूंजी लगाता है उसकी तुलना में फसल नहीं हो पाती। यह सारा खर्च उठाने के लिए उसे कई सूत्रों से ऋण लेना पड़ता है। कभी कभी ऋण का भुगतान न करने पर किसान आत्महत्या तक कर देता है। चाषी आत्महत्या करने को बाध्य होचंदी। अखबारों में लगभग रोज किसानों की आत्महत्या की खबरें छप रही हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विदर्भ जाने से पहले वहां हर 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या किया करता था, लेकिन अब 8 घंटे में एक आत्महत्या करता है। मैं एक किसान हूँ। कृषि क्षेत्र में मेरे लंबे अनुभव और प्रयोगों के आधार पर मैं इतना जरूरी कह सकता हूँ कि विकसित देशों ने जो बीज और उर्वरक हम पर थोपे हैं उनके कारण हमारी जमीन बंजर हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा। जरा सोचिए, सन 1950 में हमारा कुल खाद्य उत्पादन 50.8 मिलियन टन था, लेकिन 1996-97 में यह बढ़कर हुआ 198 मिलियन टन। उस समय देश में रासायनिक खाद की खपत थी 70,000 टन। सन 1996-97 तक यह आंकड़ा 139 लाख मीट्रिक टन तक जा पहुंचा, यानी सन 1950-51 के मुकाबले 198 गुना अधिक। लेकिन इस दौरान हमारा खाद्य उत्पादन केवल 4 गुना ही बढ़ा है। दूसरे शब्दों में खाद्य उत्पादन में 1 गुना बढ़ोतरी लाने के लिए हमें लगभग 50 गुना अधिक उर्वरक इस्तेमाल करना पड़ा है। क्या हम इसे आधुनिक कृषि कह सकते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स व्यवहार करिबा द्वारा रासायनिक खाद और सिंथेटिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से हमारी प्राकृतिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इससे लाभदायी कीट मारे गए और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पहले धान के खेतों में केवल धान ही नहीं, मेंढक, छोटी मछलियां, तितलियां आदि प्राणी भी हुआ करती थीं। इस तरह धान का खेत खेतीहर मजदूर के लिए खाद्य का एक आधार भी हुआ करता था। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग के कारण मिट्टी से सूक्ष्म जीव गायब हो गए। मछलियां, केकड़े और मेंढक भी खत्म हो गए। इन्हें खाकर सांप मर गए। सांपों को खाकर सफेद चील मारे गए। अब मनुष्य की बारी है। आजादी के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश की बढ़ती आबादी के मद्देनजर खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता की रट लगाते हुए आधुनिक कृषि प्रणाली हम पर थोप दिया।
उन्होंने हमें हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, आधुनिक कृषि उपकरण और अधिक से अधिक जल का उपयोग करने के लिए उकसाया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ଏବେ ଖାଦ୍ୟ खाद्य उत्पादन अब काफी बड़ा है, लेकिन गरीबों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हरी क्रांति का उद्देश्य था अधिक खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ा है। आज एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज है कि अगर इसे देश की पूरी जनता के बीच बांट दिया जाए तो भी काफी बचेगा। ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ବଳିବ। एक तरफ सरकारी गोदामों में अनाज की इतनी भरमार है कि अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, तो दूसरी ओर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं या काम पर लगा रहे हैं तथा चोरी, यहाँ तक कि तन का व्यापार तक कर रहे हैं। बीज संग्रह करना कृषि श्रृंखला की पहली कड़ी है। सदियों से हमारे किसान पारंपरिक बीज का उपयोग करते आ रहे हैं, जो पूरी तरह से हमारे देश के वातावरण के अनुकूल है। किसान अपनी फसल से ही अपना बीज निकालता था, पर अब चारों ओर हाइब्रिड बीज की भरमार है। हमारे पारंपरिक बीज अब सपना बन गए हैं। कल तक जिस किसान को बीज के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, आज उसे हर साल एक मोटी रकम खर्च करना पड़ता है। किन परिस्थितियों में इन हाइब्रिड बीजों का प्रयोग शुरू हुआ? आज़ादी के बाद कृषि क्रांति के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार के जरिए ये बीज किसानों में मुफ्त बांटा। किसानों ने पहले तो इसे हिचकिचाहट के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में ये खुद सरकार से यह बीज मुफ्त लेने लगे। धीरे धीरे ये नियम बदलते गए और किसानों को ऊंचे दरों में ये बीज खरीदने पड़े। हमें साहस और विश्वास के साथ इस स्थिति से निपटना होगा। आइए देखते हैं कि हम किस तरह अपने पारंपरिक बीजों को वापस लाकर एक बार फिर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पारंपरिक बीज संग्रह। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज संग्रह करने के लिए हमें चाहिए कुछ नमक, एक आलू और थोड़ा पानी। पहले आलू को पानी में डालिए, आलू डूब जाएगा। अब पानी में कुछ नमक डालिए और फिर उसे अच्छी तरह घोलिए। अब आलू पानी में डालने से वह डूबने की जगह तैरेगा। इस घोल का उपयोग कर हम बेहतर किस्म का बीज पा सकते हैं। सादे पानी में कुछ धान डालिए, भूसा पानी में तैरेगा। इसे धान से अलग कीजिए। अब पानी में डूबे धान निकालकर उसे नमक और पानी के घोल में डालिए। कुछ भूसा फिर तैर उठेगा। इस नए भूसे को अलग करने के बाद बाकी के धान को आप बीज के रूप में सीधे खेत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। विषमुक्त बीज निकाल लिया है। अब देखते हैं कि लंबे अरसे तक रखने के बाद भी किस तरह हम इसे बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए हमें चाहिए कुछ गोबर, बेत की टोकरी, दीमक वाली मिट्टी, राख, कुछ पुआल और मिट्टी। पहले बेत की एक टोकरी पर मिट्टी घोलकर सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। अब गोबर, दीमक वाली मिट्टी और राख का बराबर का हिस्सा लीजिए और उसे अच्छी तरह पानी देकर घोलिए। अब धान को इससे बने मिश्रण से इस तरह मिलाइए कि धान का हर दाना इससे सना हुआ हो और उसे सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। धान को सूखने के बाद उसे बेत की टोकरी में रखिए। इसे पहले पुआल से और फिर चिपचिपी मिट्टी से बंद करें। बीज को रोग और कीटों से बचाने के लिए टोकरी झूलती हुई अवस्था में रखना चाहिए। इस तरीके से हम फलों और सब्जियों के बीज भी 1 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं।
पंचगव्य प्रणाली द्वारा बीज का विशोधन। इसके लिए आवश्यक है 100 ग्राम दही, 100 ग्राम दूध, 25 ग्राम घी, 1 किलो गोबर और 200 ग्राम गोमूत्र। पहले इन सारे पदार्थों को आधे घंटे तक मिलाएं। फिर इसे 10 डेसिमल जमीन के लिए आवश्यक बीज के साथ मिलाएं और फिर उसे छांव में सुखाएं। इसे जमीन पर उपयोग करने से बीज को हर तरह के रोगों और कीड़ों से बचाया जा सकता है। इससे चूहों और पक्षियों से भी छुटकारा मिलता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेहतर किस्म की बीज के लिए आवश्यक खाद के बारे में। इस नाजुक बीज के लिए आवश्यक है रासायनिक खाद की। रासायनिक खाद प्रयोग करने वाले किसान हमें बताते हैं कि 57 बोरे धान उगाने के लिए इस साल अगर उन्हें 10 किलो उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है तो अगले साल उतना ही धान पाने के लिए उन्हें इससे कहीं ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 गुना अधिक अनाज पैदा करने के लिए हमें 10 गुना ज्यादा खाद देना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि खाद पर रियायत की राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे किसान ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे उस दर पर बीज खरीद सकें जिस दर पर खाद कंपनियां सरकार को बेचती हैं। यही कारण है कि सरकार को खाद लेने के लिए रियायत देना पड़ता है। पिछले साल के बजट में केवल इसी के लिए 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। जो उर्वरक सीमेंट के फर्श और दीवार तक को नहीं छोड़ता, मिट्टी पर उसका क्या असर पड़ता होगा, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं जमीन बंजर हो चली है, इसीलिए उसे और अधिक खाद चाहिए। इस तरह साल दर साल खाद की खपत बढ़ती ही जाती है। इस समस्या का हल निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आइए देखते हैं कि हम कैसे अपने घर पर ही विभिन्न उपायों का प्रयोग कर इसका हल निकाल सकते हैं। हरा खाद यानी ग्रीन मैन्यूअर। हम धनिया आदि हरे पौधे उगाकर बाद में उसे मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। एक और किस्म का हरा खाद है एजोला। इसे हम एक हौजे में उगाकर बाद में जमीन में प्रयोग कर सकते हैं। घास को मिट्टी से मिलाने से भी मिट्टी की उर्वरता काफी बढ़ जाती है। घास डालने से उससे जमीन को कोई नुकसान तो नहीं होता कि वो हरे खाद का काम करती है और इससे जमीन की उर्वरता भी बढ़ती है। एक और किस्म का हरा खाद है नीला हरा शैवाल यानी BGA। पहले ईंट से एक छोटा हौज बनाएं जिसमें 6 इंच पानी रह सके। इसमें पानी भरिए, फिर इस पर दीमक की मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद विभिन्न कृषि शोध संगठनों से मिलने वाला BGA का मदर कल्चर पानी में डालें। फिर इसमें थोड़ा गोबर का पानी मिलाएं। कुछ दिनों के बाद यह घोल सूख कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसे जमीन पर प्रयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता काफी हद तक बढ़ती है। इससे मिट्टी में पनपने वाले लाभदायी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और जमीन नर्म हो जाती है। तरल खाद या मैजिक टॉनिक। इस खाद के 4 किलो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो गोबर, 2 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम गुड़, थोड़ी सी दही या खरी। इन सारी चीजों को एक हंडी में रखकर उसे अच्छी तरह मिलाइए और फिर पॉलीथिन से इसका मुंह बंद कर दीजिए। 15 दिन बाद हंडी से निकले मिश्रण को गर्मियों में 1 और 4 के अनुपात और बारिश के मौसम में 1 और 3 के अनुपात से पानी में मिलाकर खेतों में उपयोग करें। इस खाद के 4 किलो 100 पौधों के लिए पर्याप्त है। पौधे काफी तेजी से बढ़ेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। जमीन में जो खाद हम प्रयोग करते हैं वो खाद हम खुद बनाते हैं। आप देखिए, अगर बाजार से हम जो खाद लेके आएंगे और अगर बाजार के खाद का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जमीन कठिन हो जाती है और उसकी उर्वरता भी नष्ट हो जाती है।
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में केंचुआ एक अहम भूमिका निभाता है। केंचुओं के प्रजनन के लिए आवश्यक उपकरण हैं कुछ टूटी ईंट के टुकड़े, रेत, दोमट मिट्टी, केंचुओं का खाद और कुछ बेसन। सिर्फ लोहा, पत्थर और प्लास्टिक जैसे कुछ चीजों को छोड़ पहले ईंट के टुकड़ों को एक पात्र में रखें। इन टुकड़ों के ऊपर पहले रेत का एक स्तर और फिर दोमट मिट्टी डालकर एक शैया तैयार करें। इस शैया पर कुछ केंचुआ खाद रखकर उस पर कुछ केंचुए छोड़ दें। केंचुओं के ऊपर केंचुआ खाद और बेसन का एक और स्तर डालें। अब पात्र का मुंह एक बोरे से बंद कर दें। इस पर रोज पानी छिड़कें। 15 दिन में केंचुओं की संख्या दुगनी हो जाएगी। बर्मी कंपोस्ट, ये खाद या तो एक मिट्टी की हांडी में या फिर 1-2 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के सीमेंट की टंकी में बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है ईंट के टुकड़े, रेत, चिपचिपी मिट्टी, केंचुए और केंचुआ खाद। पहले हांडी में ईंट के टुकड़ों को समानांतर बिछाएं और फिर उस पर रेत की एक परत डालकर एक शैया बनाएं। शैया पर कुछ पानी छिड़ककर उस पर केंचुए और केंचुआ खाद छोड़ दें। मटकी या सीमेंट की टंकी को बोरे से ढककर उस पर नियमित पानी डालें। केंचुओं को चींटियों से सुरक्षा देने के लिए टंकी के नीचे चारों तरफ एक नाली खोदें और उसे पानी से भर दें। 2 महीने बाद आप इस तरह तैयार बर्मी कंपोस्ट को निकालकर एक छन्नी की मदद से केंचुओं को निकालकर बर्मी कंपोस्ट को अपने खेतों पर प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना चाहिए कि पहले महीने के दौरान हर रोज मटकी या टंकी में पानी डालना जरूरी है। इसके लिए गोबर पानी का इस्तेमाल और भी अच्छा है। तेज धूप या ज्यादा पानी से केंचुए मर सकते हैं, इसलिए उन्हें सूरज और बारिश से सुरक्षा देने की आवश्यकता है। रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जमीन कठोर हो जाती है। इसलिए अब देखिए, मैं अपनी जमीन में हमेशा बर्मी कंपोस्ट को ही प्रयोग करता हूँ। बर्मी वाश, बर्मी वाश की प्रस्तुति प्रणाली बर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रणाली से बहुत अलग नहीं है। मटकी के नीचे ईंट के टुकड़े डालकर उस पर रेत डालकर शैया बनाएं। इस पर मिट्टी की एक परत डाल दें और उस पर केंचुए और केंचुआ खाद रख दें। अगले 15 दिन तक उस पर पानी डालें। शैया पर जमे पानी को निकालकर पेड़ पौधों पर डालने से उन्हें बीमारी से सुरक्षा मिलने के साथ साथ काफी हार्मोन भी मिलता है। नाडेप, इस प्रणाली से हरा खाद बनाने के लिए 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। गड्ढे के नीचे पेड़ की टूटी टहनियां, पत्ते, पुआल आदि डालकर उस पर 4 किलो गोबर और 10 बाल्टी पानी से बना घोल छिड़कना पड़ता है। गड्ढे को मिट्टी की कई परतों से भर दिया जाता है। इस तरह बने खाद को 100 से 120 दिन के बाद निकालकर खेत में प्रयोग किया जा सकता है। गड्ढा या पिट कंपोस्ट, इसके लिए 10 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसके नीचे गोबर पानी छिड़कें। कुछ हरे और सूखे पत्ते तथा टहनियां गड्ढे में डालकर उस पर गोबर पानी एवं राख डालें, परत दर परत। यही प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक कि गड्ढा पूरी तरह से भर नहीं जाता। गड्ढे को मिट्टी से ढकने से पहले उसके केंद्र स्थल में एक डंडा गाड़ दें। 45 दिनों के बाद गड्ढे के बीच से डंडा को थोड़ा सा हिलाकर ऊपरी मिट्टी का तापमान देखें। अगर मिट्टी गर्म हो तो इसका यह मतलब है कि खाद अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर यह ठंड है तो उससे तत्काल खेत में प्रयोग किया जा सकता है। टोकरी या बास्केट कंपोस्ट, 2 पौधों के बीच एक गड्ढा खोदकर उसे पत्तों और टहनियों से भरकर गोबर पानी छिड़कने से दोनों पौधों को पर्याप्त पोषण मिलता है।
मुर्गी के मल को खेत में प्रयोग करने से खेत की उर्वरता बढ़ती है। बकरी के मल को सुखाकर फिर उसे पीसकर खेत में प्रयोग करने से भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ताजे पत्ते छोटे छोटे टुकड़े कर उसे खेत में प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ ही फसल को कीड़ों से भी सुरक्षा मिलती है। जो माने कि जमी रे हमारे पूर्वज गाद को खेत में प्रयोग किया करते थे, इसलिए खेत की उर्वरता सालों साल बनी रहती थी। उर्वरता रहउतला, भलो फसल भी होउतला। क्यारी बगीचा या स्ट्रिप गार्डन, इसके लिए 3 फुट चौड़ा और 9 इंच गहरा गड्ढा खोदिए। इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। पहले 5 इंच खोदने से निकली मिट्टी गड्ढे के एक तरफ डालिए और अगले 4 इंच की मिट्टी दूसरी तरफ। पूरे गड्ढे पर गोबर पानी या मटकी खाद छिड़कें। उसमें कुछ पत्ते और पेड़ के शाख आदि डालकर कुछ और गोबर पानी तथा राख छिड़कें। इस पूरी प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं और फिर गड्ढे की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी से गड्ढे का मुंह बंद कर दें। याद रखें, जो मिट्टी पहले निकली थी, गड्ढा बंद करते समय उसे पहले डालें। गड्ढे पर पानी छिड़कते रहने और उस पर बीज बोने से पौधे तेजी से बढ़ने के साथ साथ उन्हें कीटों और बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। बहुफसल या मल्टी क्रॉपिंग, खेत में कई तरह की फसल उगाने से अगर एक फसल नष्ट भी हो जाए तो किसान दूसरी फसलों से कुछ आमदनी कर सकता है। सोना खाद पैखाना, 2 सुरक्षा टंकियों के साथ एक पैखाना बनाएं। एक टंकी भर जाने पर उसका मुंह बंद कर दें और दूसरी टंकी का मुंह खोल दें। इस पैखाने के इर्द गिर्द बीज बोने से पौधे स्वस्थ होकर बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता है। पौधों के पोषण के लिए खाद की व्यवस्था करने के बाद किसान का सबसे बड़ा काम होता है अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना। तथाकथित बेहतर बीज में यह खतरा कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे देश के वातावरण के आदी नहीं होते हैं। अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए किसान को अधिक से अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे देश के अधिकतर किसान निरक्षर हैं और कीटनाशकों के कुप्रभावों के बारे में नहीं जानते। इन कीटनाशकों का प्रयोग करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में कीटनाशक बोतलों पर लिखे होने के बावजूद ये कुछ नहीं जानते। डॉक्टरों का कहना है कि कीटनाशकों के हानिकारक तत्व पेट, कलीजा और गुर्दे पर गहरा असर छोड़ते हैं। इसके कारण फेफड़ों में कैंसर के अलावा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया और ब्रोंक्रियाक्टिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कीटनाशक स्नायुविक कमजोरी हो सकता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में पार्किंसनिज्म कहा जाता है। इसके सर पर पहुंचने पर बाल झड़ सकते हैं या समय से पहले सफेद हो सकते हैं। आंखों में गिरने पर आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें से पानी निकलता है और कंजक्टिवाइटिस होने का भी खतरा रहता है। कीटनाशक कान के अंदर चले जाने पर कान पक सकते हैं या उनमें संक्रमण हो सकता है। चमड़े में घाव, दाद, खाज और खुजली के साथ साथ चमड़े में कैंसर भी हो सकता है और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी यह हानिकारक है। थोड़ी सी सावधानी और मेहनत से हम अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचा सकते हैं। औषधीय मटकी खाद या मेडिसिनल मैजिक टॉनिक, इसे बनाने के लिए कुछ दुधियारी, कुछ कड़वे और कुछ गंधयुक्त पत्ते, कुछ हल्दी पाउडर, लहसुन, गुड़, गोबर और गोमूत्र। पहले इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करें। टुकड़े जितने छोटे हों उतना ही बेहतर है। उसके बाद एकत्र किए गए सभी पदार्थों को एक मटकी में डालकर उसे गोबर और गोमूत्र के साथ अच्छी तरह मिलाएं। फिर उस पर हल्दी पाउडर, कुछ गुड़, पिसे हुए लहसुन डालकर दोबारा मिलाएं। इसके बाद मटके के मुंह को पॉलिथीन से बंद कर दें और उसे 15 दिन तक छांव में रखें। इस खाद के प्रयोग से फसल 50 अलग अलग बीमारियों से सुरक्षित रहती है। 15 दिन बाद मटके से खाद निकालकर उसे पानी में घोलकर अपने खेत में प्रयोग करें।
रासायनिक खाद की वजह हम जैव खाद का प्रयोग करते हैं। इससे पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अधिक होती है। इससे कीटों और बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। घरेलू गमकसीन, इसे बनाने के लिए तंबाकू के पत्ते, मिट्टी का तेल, देसी चूना, गंधक, खड़ी पाउडर और कुछ राख। पहले तंबाकू के पत्तों को पीसकर उसका पाउडर बनाएं। फिर उसके साथ देसी चूना, गंधक, मिट्टी का तेल, खाद पाउडर और राख मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाने के बाद इस मिश्रण को अपने खेत में प्रयोग करें। यह आपकी फसल को दीमक और चींटियों से सुरक्षा देगा। अब हम अपनी सब्जी की फसल को पत्ते के सिकुड़ने वाली बीमारी से सुरक्षा देने के लिए जैव कीटनाशक प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आवश्यक है चावल का मांड, कुछ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और पानी। मांड तथा पानी का एक एक गिलास लेकर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर के 5-5 चम्मच लेकर घोलें। ये सारी चीजें अच्छी तरह से घुल जाने पर इसे सूर्योदय से पहले अपने खेत में प्रयोग करें। इससे आपकी फसल पत्ते सिकुड़ने की बीमारी से सुरक्षित रहेगी। इस घोल को 7 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल के पत्तों का रस निकालकर उसे पानी में मिलाकर खेत में प्रयोग करने से आपकी फसल अंगमारी बीमारी से सुरक्षित रहेगी। कुनूपा पानी, इसे बनाने के लिए मछली की अंतड़ी और गुड़ चाहिए। इन दोनों चीजों को एक मटके में डालकर अच्छी तरह घोलें और फिर मटके का मुंह पॉलिथीन से बंद कर दें। 10 दिन के अंदर यह जैव कीटनाशक खेत में प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगा। प्रति 5 मिलीग्राम कीटनाशक को 25 लीटर पानी में मिलाकर खेत में प्रयोग करने से फसल कई बीमारियों से सुरक्षित रहती है। पड़कुंचन बीमारी, लहसुन को पीसकर उसे केरोसिन के साथ मिलाएं और उसे बंद अवस्था में 7 दिन तक रखें। फिर घोल से लहसुन के टुकड़े निकालकर खेत में प्रयोग करें। इससे आपकी फसल पड़कुंचन बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। हड्डा ब्रिंग बीमारी, बेल और तुलसी के पत्तों का बराबर का हिस्सा लेकर उसे पीसें और फिर उसे 1 लीटर दूध में मिलाकर मटके में डाल दें। मटके का मुंह कपड़े से बंद कर दें और उसे 12 घंटों के लिए छोड़ दें। अब इस घोल का 50 ग्राम लेकर उसे 10 लीटर पानी में मिलाकर सूर्योदय के कुछ देर बाद या सूर्यास्त से कुछ देर पहले अपने खेत में छिड़कें। एक मटके में 100 ग्राम तंबाकू के पत्ते और 100 ग्राम मिर्ची पाउडर लेकर उसे उबालें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तब उसे पहले ठंडा करें और फिर उसमें 2 लीटर पानी डालें। इस द्रव को खेत में प्रयोग करने से आपके बैंगन की फसल को फल वेदक कीड़ों से बीमारी नहीं होगी। फंदा फसल या ट्रैप क्रॉपिंग, सब्जी और फल के खेत में गेंदा और तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े उनकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी मुख्य फसल उनके आक्रमण से बच जाती है। चिड़िया चक्कस या बर्ड पर्चिंग, खेत में कुछ डंडे गाड़ देने से पक्षी उन पर बैठते हैं। वे न केवल कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं बल्कि खेत में मल त्याग भी करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। खेत में जैव फंदा रखने से भी कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं और फंदे में फंस जाते हैं। इस तरह कीड़ों के लिए किसी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ता। जादुई चिराग या मैजिक लालटेन, एक मटके में गुड़ या केरोसिन मिश्रित पानी डालकर उसे खेत के बीचों बीच रख दें और फिर उस पर एक लालटेन लगा दें। कीड़े या तो लालटेन के उजाले से या फिर मिश्रित पानी की महक से आकर्षित होकर वहां आएंगे और मटके में फंस जाएंगे। अधिक उत्पादन वाले बीज के लिए काफी पानी की जरूरत होती है, इसलिए सरकार को कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करनी पड़ी। इससे बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट होने के साथ साथ हजारों लोग बेघर हुए। किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले पंप की जरूरत पड़ी।
सिंचाई इस तरह हुई कि कुछ खेतों को तो जरूरत से कहीं ज्यादा पानी मिला, जबकि दूसरे खेतों में पानी पहुंचा ही नहीं। लंबे समय तक जलाक्रांति लगे रहने के कारण पानी में खारापन बढ़ गया। मिट्टी के लिए यह प्रक्रिया काफी हानिकारक साबित हुई। या द्वारा इस तरह लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन या तो खारे पानी या जलाक्रांति से प्रभावित हुई है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इतनी जमीन अब कृषि के लायक नहीं रही। तो सेतिकी जमी वर्तमान हमरो चाष उपयोगी हेकी रही नहीं। पानी के बहुलता के कारण कई सभ्यताएं गुमनामी के अंधेरे में चली गई हैं। उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पानी का उपयोग कम से कम किया जाए और मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। घासपात या मल्चिंग, पौधे के नीचे की मिट्टी को पुआल, सूखी घास, पत्ते, पेड़ की टहनियां या ईंट के टुकड़े से ढकने को घासपात कहा जाता है। इससे सूरज की किरणें सीधी जमीन पर नहीं पड़ती और मिट्टी कठोर नहीं होती। मिट्टी की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऊपरी मिट्टी आसानी से धुल नहीं जाती। विघटन के बाद यह आवरण मिट्टी के साथ मिलकर उसे और उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा यह अनावश्यक घास को पनपने नहीं देता। घासपात दो तरह के होते हैं। भीतरी घासपात में पौधे के कुछ दूरी पर एक गोलाकार गड्ढा खोदा जाता है और उसे गोबर पानी, ताजे और सूखे पत्तों तथा पेड़ की टहनियों से ढक दिया जाता है। इस मिश्रण को खुला छोड़ दिए जाने पर उसे बाहरी घासपात कहा जाता है। जैविक कृषि एक तरफ जहां कम पानी आवश्यक करती है, वहीं मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। इसीलिए अतिरिक्त जल को नियमित निकाल देना जरूरी होता है। इस खेत में बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन फिर भी फसल बचेगी क्योंकि इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए जमीन जल्दी गर्म नहीं होगी। नर्म पत्तियां अच्छी फसल निश्चित करेंगी। बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पौधे लगाने से फसल अधिक होती है। मटका बगीचा या पिचर गार्डन, एक मटके में 2-3 छेद कर उसे जमीन में गाड़ दें। मटके के चारों ओर पौधे लगाएं और मटके में नियमित पानी भरते रहें। मटके में बने छेदों के रास्ते पानी मिट्टी के अंदर जाकर पौधों तक पहुंचता है। अगर पौधों की संख्या अधिक है तो आप लंबे पाइप का इस्तेमाल कर सभी पौधों तक पानी पहुंचा सकते हैं। ज्यादा फसल वाली कृषि में बेहतर कृषि उपकरणों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ट्रैक्टर और पावर टिलर के उपयोग से मिट्टी में केंचुए और सभी लाभदायक जीव मारे जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ट्रैक्टर व्यवहार कर ट्रैक्टर के इस्तेमाल से मिट्टी कठोर हो जाती है। इसे फिर नर्म बनाने के लिए कई नए उपकरणों की आवश्यकता होती है। गाढ़े हल से ऊपरी मिट्टी में पनपने वाले जीवाणु नीचे चले जाते हैं और नीचे के जीवाणु ऊपर आ जाते हैं। ऊपरी मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को अधिक वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए नीचे चले जाने से वे मर जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे के जीवाणु भी ऊपर आकर मर जाते हैं। नतीजा यह होता है कि मिट्टी में लाभदायी जीवाणुओं की संख्या काफी कम हो जाती है। ये अणु जीव ही मिट्टी की असली ताकत होते हैं। लेकिन पारंपरिक हल के उपयोग से यह खतरा नहीं रहता। गोबर के इस्तेमाल से केंचुओं और दूसरे लाभदायक सूक्ष्म प्राणियों को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे उनकी वंश वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। आजकल कई संस्थाएं किसानों को आधुनिक कृषि छोड़ने के लिए प्रेरित करने में तथा हमारी पारंपरिक कृषि को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। देखिए, इस दिशा में लोगों की कोशिश सीमित है। जब तक सरकार इसके लिए प्रोत्साहन नहीं देती, यह ना तो एक क्रांति का रूप ले सकती है और ना ही सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार द्वारा बनाई जा रही कृषि नीतियों में जैविक कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोगों को रासायनिक कृषि को छोड़ जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए निरंतर कोशिश जरूरी है। इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आजकल कई पुस्तकों, पत्रिकाओं और पोस्टरों का प्रकाशन किया जा रहा है और सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इन कोशिशों के कारण लोगों में एक नई जागरूकता पैदा हुई है।
1 किलो नीम के पत्ते, बेल के पत्ते और सीताफल के पत्ते को अगर यहाँ हम बांध के रखें तो इसकी महक पूरी जमीन पर फैल जाएगी। फसल को बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी। रासायनिक खाद के बजाय हम अपनी जमीन में मटका खाद, जंगल से लाए गए पत्तों और डालों तथा गोबर का उपयोग करते हैं। हमने देखा है कि लोहे के हल के इस्तेमाल से खेतों में केंचुए मर जाते हैं और हमें अच्छी फसल नहीं मिलती है। इसके मुकाबले लकड़ी का हल कहीं बेहतर है। मैं 60 डेसिमल जमीन पर टमाटर उगाता हूँ। पहले इससे ज्यादा 7 या 8 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती थी, लेकिन जैविक कृषि अपनाने के बाद अब मुझे उसी जमीन से कम 16,000 रुपए मिलते हैं। 16,000 टन टमाटर बिक्री हुई था। अब कई किसान जैविक कृषि के फायदों को समझ चुके हैं। वे ये जान चुके हैं कि इससे हम सुरक्षित विष रहित खाद्य उत्पादन कर पाएंगे। बीमारियां अतीत की चीजें बन जाएंगी। पर्यावरण एक बार फिर खिल उठेगा। किसानों में यह जागरूकता हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की एक नई किरण है। आशा भाई भौणी जीवा विष मुक्ति गा आमे करिबा। आशा भाई भौणी जीवा विष मुक्ति गा